Hello students, so today we will discuss about the dehydration of alcohol. So what do you mean by the dehydration? Dehydration simply means the removal of water, and water is H2O. So in a reaction where the dehydration of alcohol happens, means H2O is removed from the reaction. Such reaction is known as dehydration of alcohol. Now dehydration में आपका जो alcohol है, alcohol's general formula is ROH. That means C and O का बॉन्ड जो है आपका वो यहाँ से टूटता है। और ये जो रिएक्शन टाइप है आपकी वो कौन सी आती है, जिसमें कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इन अल्कोहल. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट CO बॉन्ड ऑफ अल्कोहल इज ब्रोकन इन दिस रिएक्शन. ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल आप पढ़ रहे हो, इसमें आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. एंड सेकेंड चीज़ ये है जो आपको नाम भी इसका बता रहा है कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का निकलना. तो वही रिएक्शन हम देखते हैं कि कैसे वाटर इसमें निकलता है. सो लेट अस सपोज हमने कोई अल्कोहल यहाँ पर ले लिया. लेट अस सपोज वी हैव टेकन दिस टाइप ऑफ अल्कोहल वेयर OH इज देयर. एक कार्बन पर आपका OH है एंड बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है. इसमें आपके हाइड्रोजन जितने भी हैं उसमें आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाया गया है, मतलब खोल के दिखाया है. अब इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या होता है डिहाइड्रेशन में, ये जनरल रिएक्शन है. डिहाइड्रेशन में होता है कि आपका कोई कॉन्सेंट्रेटेड H पॉजिटिव का मतलब है कोई भी एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग होगी वो आप लोगे और उसे क्या करोगे, उसे हीट करोगे. या तो यहाँ ऐसा लिखोगे या फिर सिंबल आप यहाँ पर हीट का इस तरह से लगाओगे. सो बेसिकली क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब H पॉजिटिव, और उसके साथ साथ प्लस क्या हो रहा है, आपको आप हीट दे रहे हो. तो एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिससे कि ऑब्वियसली इवेंचुअली क्या होना है कि जो अल्कोहल में जितना वाटर होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हीट इसमें दिए जा रहे हो आप. हीट से क्या होगा, जितना इसमें वाटर है वो बाहर को निकल जाएगा. और जो कॉन्सेंट्रेटेड H पॉजिटिव है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन की आपकी और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, वो अगर आप दे रहे हो फिर भी क्या हो रहा है, फ्रॉम द अल्कोहल वाटर गेट रिमूव्ड. तो वाटर यहाँ से रिमूव होगा. दैट मीन्स द H एंड OH should be removed from this alcohol part. Now what happens, जहाँ पर आपका जिस कार्बन पे आपका OH है उसके बिल्कुल साथ वाले कार्बन से कोई एक H आपको निकालना है. जैसे यहाँ पर OH था तो बिल्कुल इस कार्बन के जो साथ वाला कार्बन है यहाँ से आप H निकालोगे एंड यहाँ से रिमूवल किसका होगा, यहाँ से रिमूवल होगा वाटर का. सो आपको एक चीज़ पता है कि आपको जो एक चीज़ मिलेगी वो तो आपको क्या मिल जाएगी, वाटर. तो यहाँ पर आपको वाटर मिल गया बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड OH हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप्स निकले तो आपको वाटर निकल गया. एंड दिस इज द डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का निकलना. ये तो निकल गया बट आपके पास रिमेनिंग जो मेन प्रोडक्ट अब बचेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो आपके पास क्या बनेगा. देखो यहाँ से कार्बन की वैलेंसी एक कम हुई, यहाँ से भी कार्बन की वैलेंसी एक कम हुई. उसको काउंटर करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन अपने ही आपस में क्या बना देता है, डबल बॉन्ड बना देता है. इसी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन मिलेगा. तो आपको यहाँ पर एल्कीन मिल गया एंड यहाँ पर क्या है, दिस इज़ योर अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आपको क्या मिला, एल्कीन मिल गया. दिस वाज द जनरल रिएक्शन. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा गया है alcohol undergo dehydration, that means removal of water to form alkenes on treating with a protic acid. देखो प्रोटिक एसिड क्या होती है, वो एसिड्स जो कि प्रोटोन दे, मतलब H पॉजिटिव आयन दे, वो होती है प्रोटिक एसिड. जैसे कि एग्जांपल आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो आप H3PO4 ले सकते हो. दोनों में से कोई भी अगर एसिड इसकी जगह लिखी आए तो वो वैलिड होगा. और या तो आप एसिड इन दोनों में से ले सकते हो या फिर क्या होता है जो आपके NCERT में मेंशन है, या फिर आप कैटलिस्ट ले सकते हो, सच एज, कौन सा कैटलिस्ट, सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 भी आप ले सकते हो इसके प्लेस में. एनहाइड्रस मतलब जिसमें कि वाटर नहीं होगा.
और क्या ले सकते हो, देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। हीट करनी है या तो आप प्रोटिक एसिड ले सकते हो या आप कैटलिस्ट ले सकते हो जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और आप क्या ले सकते हो, एल्यूमिना ले सकते हो। देखो एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। सिंपली एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है +3 एंड ऑक्सीजन की होती है -2, इसीलिए क्रॉस करके यहाँ पर 2 आएगा, ऑक्सीजन के नीचे 3 आएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि कंडीशंस क्या थी इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ सबसे पहले तो आप ये चीज़ पहले देख लो कि ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा। मतलब कि अगर हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर आपकी हो रही है तो उसमें कौन सी अल्कोहल होगी जो कि ये फास्ट डिहाइड्रेशन देगी, या फिर कौन सी ऐसी अल्कोहल होगी जो कि वेरी स्लो डिहाइड्रेशन देगी। तो यहाँ पर ये देख लो जो आपका टर्शरी है, जो टर्शरी अल्कोहल होता है, टर्शरी अल्कोहल होगा, ओके, जो टर्शरी अल्कोहल होगा यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो फास्टर डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। जो ये रिएक्शन है वो 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा देता है, और आपका जो 2 डिग्री है मतलब सेकेंडरी जो अल्कोहल है, सेकेंडरी जो अल्कोहल है मतलब आपका 2 डिग्री अल्कोहल वो उससे कम फास्टर रिएक्शन देगा। एंड जो प्राइमरी है आपका, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से, 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, वो क्या करते हैं आपके, वो बहुत ही कम फास्टली रिएक्शन देते हैं, वो बहुत स्लो रिएक्शन देते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या याद रखना है कि अल्कोहल्स में 3 डिग्री ज़्यादा फास्टर रिएक्शन देते हैं देन 2 डिग्री, और सबसे कम फास्टर रिएक्शन क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है उसके रिएक्शन बहुत ही स्लोली देता है। अब वही हम देखते हैं इनके इलेबोरेट करके इनके पार्ट्स की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, हम बात कर लेते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी अल्कोहल कैसे रिएक्शन देते हैं। सो लेट अस सपोज वी विल टेक 1 अल्कोहल जो कि आपका कौन सा होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। सो लेट अस सपोज हमने क्या लिया है यहाँ पे, इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल होता है 2 कार्बन वाला अल्कोहल। तो यहाँ पर CH3 होना था, हमने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर इसका हाइड्रोजन ऐसे करके दिखा दिया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेटेड आपका कॉन्सेंट्रेटेड H पॉजिटिव लिखो, या फिर इसकी जगह पूरा का पूरा एसिड ही लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वो होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, हमने देखा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो आप हीट लिख रहे थे उसमें टेम्परेचर होता है 443 केल्विन। मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ओके, रिएक्शन होने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपली मतलब है, आपने देखा ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बिकॉज यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और साथ ही साथ देखो कितनी दो कंडीशन कैसी है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी है आपका और दूसरी जगह आपका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें डिहाइड्रेशन अकर्स, और डिहाइड्रेशन कैसे होती है, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलता है और उसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसका कोई एक हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर you will get water as a byproduct, and the main product in this reaction is alkene, and the alkene you will get is this alkene that is having the 2 carbon atoms and this is the ethene। तो आपके पास इथीन मिल गई। तो हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल नीड्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए था उसको, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो तो वो 100% कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी भी हम डाइल्यूट ले सकते हैं, नो, इट शुड बी 100% कॉन्सेंट्रेटेड एंड वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन टू गेट दिस रिएक्शन। तो इसका मतलब देखो प्राइमरी जो अल्कोहल की रिएक्शन है डिहाइड्रेशन की, हमें यहाँ से पता चला कि वो कोई इतने इजीली नहीं होती। इसमें एक तो 100% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा और दूसरा जो टेम्परेचर कंडीशन है वो भी ज़्यादा है। तो तभी क्या आता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स है उसकी ये जो रिएक्शन है ऑफ द डिहाइड्रेशन दैट अकर्स वेरी वेरी स्लोली, और उसके लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दैट वाज द रिएक्शन फॉर द 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ द 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर लेते हैं।
2 डिग्री अल्कोहल में आप लोगे 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिसमें कि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा वो जिस कार्बन से आपका जुड़ा है वो फर्दर क्या होगा, वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा एंड दिस इज़ द 2 डिग्री अल्कोहल। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कितने परसेंट एसिड होगा, ओनली 80% या 85% ऑफ द एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास कि H3PO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अब आपको क्या करनी पड़ रही है, कम लेनी पड़ रही है। तो यहाँ पर 80 या 85%, हम 80% लिख लेते हैं, एसिड लेनी होगी। तो यहाँ पर H3PO4 भी ले सकते हो, H2SO4 भी हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मेन देखने वाली बात है कि जो कॉन्सेंट्रेशन थी अब वो थोड़ी कम होगी, मतलब 80% भी ले सकते हो आप, एंड साथ में जो आपका टेम्परेचर था वो भी रिड्यूस होके इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन इजीली हो सकती है। सो यहाँ पर क्या होगा, OH यहाँ से निकलेगा एंड हाइड्रोजन या तो अब इस कार्बन से निकलेगा या इस कार्बन से निकलेगा, बिकॉज ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, सेम है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपको वाटर तो निकल जाएगा, वाटर क्या है यहाँ पर, वाटर तो निकल जाएगा। और उसी के साथ साथ क्या होगा, सपोज यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला है तो कार्बन एंड यहाँ इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो यू विल गेट द एल्कीन लाइक CH3CH डबल बॉन्ड एंड CH2। तो यहाँ पर आपके पास एल्कीन इस तरह की मिल गई। देखो ये तो आपके पास सिमेट्रिकल 2 डिग्री अल्कोहल था, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कार्बन डिफरेंट है, ये कार्बन डिफरेंट है, तो अब आप वहाँ पे फंस जाओगे कि हाइड्रोजन अब कहाँ से निकाले, क्योंकि एक पोजीशन से अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो कोई और प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरे से अगर हाइड्रोजन निकाला तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। इसका भी हमने वे आउट निकाला है, उसके लिए होता है आपका सेट्ज़ेव रूल, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज़, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे आपको करके जाना है, ओके क्योंकि इसमें एक सेट्ज़ेव रूल भी आता है जो एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताता है। नाउ 3 डिग्री जो अल्कोहल है, वी विल टॉक अबाउट द 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल देखो क्या होता है, वो कार्बन मतलब जिससे कि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है वो फर्दर क्या है, वो फर्दर आपके 3 कार्बन से अटैच्ड है। नाउ दिस इज़ द 3 डिग्री अल्कोहल एंड क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें H पॉजिटिव के साथ तो रिएक्शन होगी, बट ओनली 20% ऑफ द एसिड and that acid can be anything, H3PO4 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, and the temperature we have to maintain is 358 Kelvin. We have the 358 Kelvin temperature here and we will get the alkene। और alkene में आपको पता है बनती कैसे है, जब डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलेगा, OH अगर यहाँ इस कार्बन से निकल रहा है तो उसके वेरी नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। अब वेरी नेक्स्ट कार्बन तो 3 चॉइसेस है, बट तीनों क्या है, तीनों आइडेंटिकल है, कहीं से भी अगर हाइड्रोजन को निकालोगे तो यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम बनेगा, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं जहाँ पर दिक्कत आने वाली है, ओके। तो सपोज आपने क्या करा, सपोज आपने यहाँ से निकाल दिए, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो आपके पास रिएक्शन में क्या बचा, CH3 एंड यहाँ पर कार्बन लग गया, CH3 यहाँ पर कार्बन लग गया, और उसके बाद CH3 है वो भी आपने लिख लिया, CH3 है। अब क्या होगा, OH यहाँ से निकला है और यहाँ से क्या निकला है, आपका हाइड्रोजन निकला है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दोगे एंड यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन इसके साथ निकल चुका है एंड CH2 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये आपके पास एल्कीन हो गया एंड साथ में जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज़ द वाटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि टर्शियरी अल्कोहल is very easily dehydrated under very mild condition, because the mild conditions are again जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं है और जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपकी एसिड है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। दिस एसिड इज़ वेरी माइल्ड, मतलब 20% ओनली कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे 80% है, इसीलिए ये जो ऑर्डर है ये वेरीफाइड है कि ऐसा होता ही होता है। 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्शन देता है, हाइड्रेशन की रिएक्शन फास्टर, फिर 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आगे हम इसकी मैकेनिज्म भी करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड अगेन NCERT में इंक्लूडेड है।
नाउ देर इज़ अ रूल कॉल्ड सेट्ज़ेफ रूल, जो देखो जब भी आपको प्रोडक्ट में एल्कीन बनना है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी एल्कीन बनेगी, कि आपके पास चॉइसेस है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के दूसरी एल्कीन बन रही है, एक और चॉइस है उससे दूसरी एल्कीन बन रही है, तो हमेशा ऑर्गेनिक में हमेशा याद रखना कि कभी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी या फिर एल्कीन के बारे में कि कौन सा मेजर है, कौन सी एल्कीन माइनर बनेगी, कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनेगी, तो उसका पता लगाने के लिए एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए एक रूल होता है, दैट इज कॉल्ड सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल क्या होता है? सेट्ज़ेफ रूल टेल्स द फेवर्ड प्रोडक्ट, यानी कि फेवर्ड प्रोडक्ट यानी कि फेवर्ड एल्कीन, मेनली ये एल्कीन की स्टेबिलिटी बताती है कि कौन सी एल्कीन जो प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगी और कौन सी स्टेबल होगी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एल्कीन विथ मोर सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप इज मोर स्टेबल। फिर से मैं बताती हूँ सेट्ज़ेफ रूल क्या होता है। दिस रूल स्टेट्स दैट द एल्कीन विद मोर सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स इज मोर स्टेबल एंड लाइकली टू बी फॉर्म्ड। देखो सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है कि कोई एल्कीन है, आपके पास एल्कीन है, उसके साथ कितने ज़्यादा अगर एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं वो एल्कीन उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कोहल हमने लिए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिएक्शन, ये अल्कोहल्स की रिएक्शन किसी एसिड और उसके बाद उसकी हीटिंग बताई जाए, तो आपने ये तो डिटेक्ट कर लिया कि दिस इज़ द केस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ एसिड भी दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर हीटिंग भी हो रही है। तो हाइड्रोक्सी डिहाइड्रेशन के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यहाँ हो गया, बट हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है एंड हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। गॉट इट? क्योंकि कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है अब वो हाइड्रोजन ढूंढेगा, हाइड्रोजन बिल्कुल एडजेसेंट इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, हम वो बनाते हैं। फर्स्टली हम वो बनाते हैं कि जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगा, हाइड्रोक्सी इस कार्बन से निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और वही बॉन्ड हम बनाने जा रहे हैं कि यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकला तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर बना, तो हमने यहाँ पे CH लिखा, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल गया तो यहाँ पे CH मिला एंड यहाँ पर CH3 आ गया, एक ये प्रोडक्ट बना। प्लस अगर हाइड्रोक्सी के साथ ये कार्बन अपना हाइड्रोजन देता है तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 एंड यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी जो एल्कीन होगी वो स्टेबल होगी या फिर ज़्यादा अमाउंट में बनेगी। तो यहाँ पर देखो हमें लगाना है सेट्ज़ेफ रूल। कभी भी अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी आपको बतानी हो या फिर एल्कीन बतानी हो कौन सी मेजर बनेगी कौन सी माइनर बनेगी, हमेशा सेट्ज़ेफ पर जाना है। सेट्ज़ेफ क्या बताता है? दैट एल्कीन इज़ मोर स्टेबल विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड। मोर सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब हुआ कि जो कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड है उसके चारों ओर देखो, उन कार्बन्स को देखो कि कितने उसमें अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो हमने ये वाली देखी, ये वाला सिस्टम आपने देखा है डबल बॉन्डेड कार्बन का। अब इन डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? यहाँ पर एक लगा है CH3 और दूसरी जगह दूसरा लगा है, मतलब दो बार ये सब्सटीट्यूटेड है। ऑन द अदर हैंड ये वाली जो एल्कीन है, सबसे पहले तो एल्कीन को आप सर्कल कर लो, मतलब एल्कीन के कार्बन को सर्कल कर लो। तो जो ये कार्बन है, एल्कीन का एक कार्बन है, वो किससे सब्सटीट्यूटेड है? एक एल्काइल ग्रुप से। अब ये नहीं सोचना है कि ये बड़ा है अल्काइल, ये बड़ा है अल्काइल तो इसको दो बार लेना, नहीं। चाहे जितना भी बड़ा ग्रुप हो, पर हमने नंबर देखना है। विथ मोर सब्सटीट्यूटेड, मोर बोला है, बिगर नहीं बोला है, मोर सब्सटीट्यूटेड यानी कि नंबर में कितने ज़्यादा सब्सटीट्यूशंस है उस एल्कीन पर। तो इस एल्कीन में इस कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इस कार्बन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, दोनों में हाइड्रोजन लगे हैं। तो इसका मतलब इस होल एल्कीन में सिर्फ ये एक सब्सटीट्यूशन है और यहाँ पर दो सब्सटीट्यूशन है। और हम कह रहे थे एल्कीन विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड इज मोर स्टेबल एंड विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगी और हमें ये देखने को मिलेगी मेजर और ये माइनर होगी। चाहे आप ये बनाओ ही ना, आपको ये बनाना पड़ेगा, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो आपकी ये समस्या अभी सॉल्व हो गई। तो आपने बनानी ही ये है, ये बनानी नहीं है रिएक्शन में। तो अब आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजर ही बनाएंगे, माइनर को रहने देंगे। अब यहाँ क्या है, दिस इज़ द हाइड्रोक्सी ग्रुप,
यहाँ पर डिहाइड्रेशन होनी है। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकाले या हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, बताओ। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं तो आप वैसे ही इमेजिन करो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ आता है एक्सट्रीम में, लास्ट में, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है, क्योंकि एक कार्बन के पास तो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है ही नहीं और दूसरे कार्बन के पास एक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप यहाँ पर बॉन्ड बनाते हो, देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। एक बार हम यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन में से यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से हम OH निकालेंगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका CH और साथ में आपका CH3 है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ और यहाँ से निकाला जाए, OH यहाँ से निकल रहा है, हाइड्रोजन इस कार्बन से निकाला जाए, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH एंड यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका क्या हुआ CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2। अब देखो कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपने ये देखा एल्कीन पहले देखा, यहाँ पर एल्कीन को सर्कल कर लो। अब देखो इसके कार्बन कितनी बार सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर कार्बन सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर कार्बन 1 2 and 3 substitutions है। Now this will be the major product, this will be the major alkene that is formed and this is the stable alkene। तो इसका मतलब ये बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनर है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन उस जगह से निकालो जहाँ से आपको ये पता चले कि एल्कीन के पास सब्स्टिट्यूशंस ज़्यादा हो गए। ओके, तो ये रूल था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास ये प्रोडक्ट बनाने को आ जाता है। Now the last thing is its mechanism and this is very very important, क्योंकि आपकी NCERT में ये आपकी mechanism given है। देखो वैसे तो NCERT में बहुत कम mechanisms है जो कि given है, और जो given है वो आपको छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि वो important हो सकती है। So इसकी जो dehydration of alcohol है उसके mechanism का first part क्या है, formation of protonated alcohol। देखो protonated का मतलब अभी तक तो आप समझ गए होगे, protonated का मतलब H पॉजिटिव का लगना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा आपके पास कि यहाँ पर रिएक्शन में पहले अल्कोहल, लाइक हम इथेनॉल ले लेते हैं, और इथेनॉल को क्या करेंगे हम, इथेनॉल को हम पूरा प्रॉपर खोलकर बनाएंगे सो दैट आपको इजीली समझ आए। इथेनॉल क्या होता है, CH2 CH3 CH2 एंड OH, दिस इज द इथेनॉल, दिस इज योर इथेनॉल। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर H पॉजिटिव, बिकॉज एसिड भी थी, तो एसिड थी ना आपकी, कॉन्सेंट्रेटेड थी, कुछ में 80% 20% थी, तो यहाँ पर चलो कॉन्सेंट्रेटेड ली है एसिड हमने H पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो साइन है आपका वो रिवर्सिबल है। अब क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो अल्कोहल है उसकी प्रोटोनेशन करवानी है, मतलब H पॉजिटिव को उसमें लगाना है। तो ऑक्सीजन पर आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा कि H पॉजिटिव डेफिशिएंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी दिख रही है। अब ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको दे देगा, क्योंकि ये डेफिशिएंट था। तो इसके बाद क्या हुआ सिनेरियो कि यहाँ तो एज इट इज़ रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऑल्टर नहीं हुई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, और बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं H पॉजिटिव को, तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पर क्या आएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पर ये डेफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्रोटोनेटेड, दिस इज़ द प्रोटोनेटेड, क्योंकि प्रोटोन लगा है, दिस इज़ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, दिस इज़ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोन लगा हुआ है। नाउ अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक और नेम भी है जो कि आपको याद रखना है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इथाइल, दिस इज़ द इथाइल, और ये क्या है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। EM का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, और ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है। इथाइल ऑक्सोनियम आयन आपके पास बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वही इथाइल ऑक्सोनियम आयन जो कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी है, हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि अब उसकी रिएक्शन में कुछ एलिमिनेशंस होने हैं, कुछ चीज़ें लूज़ होने वाली है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर,
H एज इट इज़ लिख लिया आपने, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, दिस इज़ द पॉजिटिव हेयर। अब ये क्या होगी, जो ये वाला स्टेप है दिस इज़ ऑल्सो द रिवर्सिबल स्टेप, बट ये क्या हो जाएगा स्टेप में, यहाँ पर बिकॉज पॉजिटिव है और आपको पता है जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो एंड यहाँ पर H हो यानी कि वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बॉन्ड तोड़ के इसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जाता है और साथ ही साथ आपके पास क्या है, आपके पास वाटर निकल जाता है, क्योंकि अगर वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी है ऐसी, तो वाटर को बेटर है कि निकाला ही जाए, उसे निकाला ही जाता है। तो यहाँ पर अगर ये निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक स्पीशीज बच गई, एक ऐसी स्पीशीज़ बच गई जिसमें क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव लग गया। अब ये क्या है, दिस इज़ द कार्बोकटाइन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन। इसका मतलब हमारा ये कार्बोकटाइन यहाँ पर बन गया जो कि आपका इंटरमीडिएट होता है। और ऐसा देखा गया कि ये वाला जो स्टेप है दिस इज़ द स्लोएस्ट स्टेप, ये पूरे मैकेनिज्म का स्लो स्टेप है। एंड आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ अब तो पता ही चल गया होगा आपको, RDS दैट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब जो पूरी रिएक्शन है उसका जो मेन पॉइंट है ना वो ये वाला स्टेप है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। इसका मतलब इससे आप क्या समझे कि जिस रिएक्शन में कार्बोकटाइन जल्दी बन रहा होगा वो रिएक्शन फास्टर होगी, जिसमें ये कार्बोकटाइन स्लो बन रहा होगा वो रिएक्शन स्लो होगी। मतलब जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल में वो फास्ट क्यों होती है, अब आपको समझ आया ना, क्योंकि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो अगर 3 डिग्री केटाइन देगा आपको, तो आपको पता है 3 डिग्री केटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसी वजह से 3 डिग्री केटाइन ज़्यादा जल्दी बनेगा तो रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगी। तो यही है जब आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का ऐसे ट्रेंड आता है कि 3 डिग्री ज़्यादा कोई चीज़ दिखा रहा है तो 90% पॉसिबिलिटी होती है कि उसके पीछे रीज़न कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटाइन भी स्टेबल होता है। ओके, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा हो गया। नाउ अब लास्ट में क्या करना है, ये जो कार्बोकटाइन है इससे आपको क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें से एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा कार्बोकटाइन से। जो आपका यहाँ पर कार्बोकटाइन बना था आपने वही यहाँ पर बना दिया, आपने यहाँ पर बना दिया, दिस इज़ योर पॉजिटिव साइन। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन ये पूरी जो रिएक्शंस है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि यहाँ दूसरे के पास जो हाइड्रोजन था वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरा ये डबल बॉन्ड बना देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरा डबल बॉन्ड बनाने में दे देगा, जिसकी वजह से कि पॉजिटिव जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाए और आपके पास कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, एंड दूसरे कार्बन के भी पास आपके 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे एंड यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से H जो था, हाइड्रोजन ने बिकॉज अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या है, ये एज अ H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। मतलब ये क्या है, दिस इज़ द प्रोटॉन। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन की एलिमिनेशन होगी, तभी तो बोला जा रहा है कि प्रोटॉन की एलिमिनेशन हो रही है और एल्कीन आपका फॉर्म हो रहा है। देखो जो एसिड है, अब यहाँ से ये चीज़ देखो, जो एसिड है यानी कि H पॉजिटिव इज़ रिलीज्ड विच वॉज कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप। आपने देखा फर्स्ट स्टेप में एसिड कंज्यूम हुआ H पॉजिटिव और बाहर क्या निकला, बाहर भी H पॉजिटिव निकला, यानी कि ये जो H पॉजिटिव है ये आपका एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं, रिएक्शन को फास्टर बनाते हैं पर ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, तभी ये बाहर निकल गया। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम सब जगह देख रहे होगे, तो हम क्या बोलते हैं कि टू मेक इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट साइड एल्कीन इज रिमूव्ड एज फॉर्म्ड। यहाँ पर देखो ये इक्विलिब्रियम है, इसको अगर हमने आगे को ले जाना है, क्योंकि रिएक्शन को हमें आगे ले जाना होता है, हमेशा एल्कीन बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको इक्विलिब्रियम को अगर आपको आगे शिफ्ट करवाना है तो जैसे ही एल्कीन बन रही है वैसे ही आप इस एल्कीन को निकालते चले जाओ, तभी तो इक्विलिब्रियम आगे को शिफ्ट होगा। जहाँ पर उसको कमी नज़र आ रही होगी वो उसको ज़्यादा एनहेंस करेगा। तो
तो यही चीज़ थी आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी मैकेनिज्म भी इम्पॉर्टेंट थी, इसमें एक रूल भी था सेट्सेफ रूल, और इसमें एक चीज़ आती थी कि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा डिहाइड्रेशन क्यों देते हैं वो भी आपको पता चल गया, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कार्बोकेटाइन दैट इज़ द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इस पे आपको जो सेट्सेफ रूल है उस पे आपको ये कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें कि आपको सेट्सेफ रूल से स्टेबल एल्कीन को चूज़ करना होता है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।